जैसे हम बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरी, ठीक है। कंटिन्यूअस को मतलब जैसे हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट इफ अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल सपोज इट इज x, have the all possible value, have the all possible value in his range, ठीक है, in his range, that is known as the continuous variable, that is known as the continuous variable। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कल जो हम लोग देख रहे थे इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा या रेंज ऑफ डेटा में हम लोग देख रहे थे, तो जो रेंज था क्या था, याद है कल का एग्जाम्पल? सर मैक्स माइनस मिनिमम, हाँ, लोअर वैल्यू टू 2 to 12। हाँ, मतलब ये था। और वो आया था क्या, आप देख लीजिए कि वो जो रेंज थी वो रियली में रेंज क्या था कि जो मतलब उनकी जो इनकम थी या हम कहें कि जो वेजेस थी वो मिनिमम 2000 से मैक्सिमम कितना थी? 200। 2000 से 12,000, ठीक है। तो इस 200 से 12,000 के रेंज में, ठीक है, इसमें उन लेबर की कोई भी वैल्यू हो सकती, कोई भी सैलरी हो सकती। वो सैलरी मान लीजिए कि 3,640 भी हो सकती है, वो 7,102.85 भी हो सकती है, वो 8,000.90 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है वो अपने रेंज में जो जो दो लिमिट है, मिनिमम मतलब लोअर लिमिट तो अपर लिमिट जो है, उसमें क्या है, होल नंबर और डेसिमल नंबर, वो दोनों को क्या है, दोनों के रहने की क्या है पॉसिबिलिटी, दोनों के रहने की पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डेटा है, यदि आवर वाइज टेम्परेचर का डेटा हम देखें तो क्या होता है, 23.4 है तो 18 डिग्री सेल्सियस है, तो कभी हम कह रहे हैं कि 29.8 डिग्री सेल्सियस है, कभी हम कह रहे हैं। तो ये क्या है, ये अपने जो रेंज में है वो सारे वैल्यू 18 डिग्री सेल्सियस भी है टेम्परेचर, 18 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। मैक्सिमम आप लोग हम लोग विटनेस किए हैं गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है, 47 48 होता है ना, 48 पॉइंट समथिंग। जैसे हम पेपर देखते हैं तो पिछले दिन का क्या मतलब टेम्परेचर था, अभी आपका अप्रैल मई के बाद हम लोग देखेंगे कि इतना टेम्परेचर हो, तो वो पॉइंट में भी हो सकता है टेम्परेचर और एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है। तो टेम्परेचर इज एन सुटेबल एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस के और भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया,
एज हो गई, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हाइट की बात करते हैं तो किसी कोई 5.5 है, किसी का 5.6 है, किसी का 6 है, एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं ना, नहीं हो सकता। तो वो अपने रेंज में कोई भी वैल्यू, होल नंबर एज वेल एज डेसिमल वैल्यू को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। वहीं पे जो डिस्क्रीट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रीट वेरिएबल ओनली रिप्रेजेंट द होल नंबर। जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, वो क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली क्या हो सकते हैं, होल नंबर। होल नंबर भाई नहीं हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा, 0 1 2 3, हम ये नहीं कर सकते 1.1 2.3 ये कह सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि डिस्क्रीट वेरिएबल इज रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नंबर। जैसे हमने अभी कहा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, ठीक है, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करे। और ये भी है, इसको क्या है ये बता सकते, दोज वेरिएबल विच आर काउंटेबल 1 2 3 4 के टर्म्स में यदि हम काउंट कर रहे हैं तो ये है। देन बेसिक डिफरेंस क्या, हम अब इस इंफॉर्मेशन के बिना पे बेसिक डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या है, डेसिमल में डिस्क्रीट में नहीं होता है कंटिन्यूअस। यस, डिस्क्रीट वेरिएबल होल नंबर्स में होते हैं, बट कंटिन्यूअस वेरिएबल कंटेन्स बोथ द वैल्यू होल नंबर एज वेल एज द डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द डिस्क्रीट एंड इंटीजर्स में सोच सकते हैं। हाँ ठीक है। तो ये है। अब जो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, भाई नाम से ही कंफर्म है, नाम से ही क्या है हमको पता है कि स्वतंत्र और आश्रित चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे ही हम जब हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने वेरिएबल को देखा था, वेरिएबल हमने देखा था ना, वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोगों ने देखा था ना, ठीक है। यस, जैसे हम लोगों ने उसमें एग्जांपल में दिया था, एज, हाइट है, वेट है, मार्क्स है, इनकम है, टाइम है, ठीक है। इसलिए इसके बिना पे, इस वेरिएशन के बिना पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक को इंडिपेंडेंट, दूसरे को डिपेंडेंट, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट, those varies itself, those varies itself, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये खुद क्या, ये स्वतः परिवर्तित होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम क्या है, टाइम क्या है, ये क्या है? हाँ, टाइम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये खुद चेंज होते हैं, टाइम खुद से चेंज होता है। हम और आप या कोई भी टाइम को टेम्पर नहीं कर सकते, हम और आप एग्जैक्ट टाइम को हम टेम्पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो द बेस्ट आर द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द टाइम, ठीक है। और वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा,
those variable which are dependent on input variable. हाँ डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, जैसे हम कहें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, किस पे डिपेंडेंट है? पॉपुलेशन टाइम पे टाइम डिपेंडेंट। स्पेस। टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या तो कांस्टेंट है, यही होगा ना। यस सर। तीन कंडीशन हो सकती है। तो पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्या है, पॉपुलेशन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टाइम। उसी तरह आप देखते होंगे कि टेम्परेचर के जो डेटा, जो टेम्परेचर के डेटा हैं वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अभी मान लीजिए हम 1:20 हो रहे हैं, 120 हो रहे हैं, अभी का टेम्परेचर देखिए, फिर 10 मिनट बाद का टेम्परेचर देखिए, तो क्या है, टेम्परेचर इज आल्सो अ डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह हम देखिए, मान लीजिए किसी कोई क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट के हाइट और वेट के डेटा को देखें, तो स्टूडेंट की जो हाइट होगी वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा किस पे, या जो वेट होगा वो डिपेंडेंट होगा किसके, हाइट। ये एक जनरल फिनोमिना है कि जिसकी हाइट अधिक होगी उसका वेट मतलब क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका मतलब वेट क्या होगा, अधिक होगा एज पर दी हाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वहीं पे जैसे हम हाइट को लें, ठीक है, क्योंकि हाइट क्या है, हाइट अपने आप में खुद चेंज होती रहती है, लेकिन जो वेट है वो हाइट के द्वारा गवर्न है। ठीक है, इसलिए जो वेट है, किसी भी व्यक्ति का जो वेट जो है उसके हाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि थोरली यूज हो रहे हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, बराबर ये यूज होते रहते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन हमको आपको ये जानना चाहिए, इस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें लगता है इन सारे डिस्कशन के बाद अब इस पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि हमने सारे को एग्जाम्पल के द्वारा ही क्या है एक्सप्लेन किया। ठीक है, इज देयर एनी डाउट ऑन दीज एस्पेक्ट, एनीबॉडी? I think there is no doubt. Okay? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट तो आपका यहीं पे अब मतलब बेसिक जो एस्पेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का लेके हम लोगों ने कवर किया। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर पार्ट, that is the सर्वे, या हम कहें कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डेटा, जिसको हम कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस? ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे।
of you? It is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will discuss about the collection, classification and tabulation of the data. It is the introduction part. It is the introduction part. Or as we know, everybody collects, interprets and uses the information, and much of it in a numerical or statistical form in day-to-day life. जैसा कि हम मतलब हर क्लास में ये मतलब डिफिनीशन, मीनिंग, अल्टीमेटली कंक्लूजन पार्ट में हम लोगों ने ये देखा। अब हम डेली रूबरू होते हैं बेसिक स्टार्ट से, ठीक है। Practice that people receive large quantity of information every day through the conversation, television, computer, radio, newspaper, poster, notice and instruction. ठीक है। तो these are the source of information. ठीक है। Conversation, television, computers, the radios, newspaper, poster, notice and instruction. And it is just because there is so much information available that the people need to be able to observe, select and reject it. ठीक है। जैसे हम कोई स्पीच या कोई लेक्चर कोई टीचर दे रहे होते हैं, कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन मान लीजिए उनके द्वारा गलत इंटरप्रेट कर दी जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज देयर अप टू द स्टूडेंट, तो वो वहीं पे क्या है, स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये आप जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा बता रहे हैं ये कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो ये है therefore in everyday life, in business and industry, certain statistical information is necessary and it is independent to know where to find it and how to collect it. Therefore, as a consequence, everybody has to compare prices and quality before making any decision about what goods to buy. हम देखते हैं कोई भी चीज़ परचेज करने के पहले, आजकल मान लीजिए हम कोई एंड्रॉयड लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके रिव्यू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों? यस सर। यस सर। रिव्यू को पढ़ते हैं, उसके फीचर को देखने के बाद उसके रिव्यू को देखते हैं। इफ रिव्यू इज गुड तो हम जाते हैं, देन वी विल गो फॉर द बाइंग। तो ये है। एंड एज ए एम्प्लॉय ऑफ एनी फर्म, पीपल वांट टू कंपेयर देयर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन। जैसे हम ए ग्रेड की जॉब की बात हम लोग करते हैं, ये तो मान लीजिए गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी में मतलब डिवाइडेड है, लेकिन जैसे हम ए ग्रेड की सैलरी कहते हैं तो क्या माइंड में, इट इंडिकेट द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन कि नहीं ये ग्रेड की नौकरी है, दैट्स फाइन। इसमें प्रॉब्लम इकोनॉमिकली उतनी फेस नहीं है। वहीं बी है थोड़ा लोअर, सी है तो और लोअर है, डी है, डी ग्रेड का एम्प्लॉय आप देख लीजिए, आप अपने यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, तो डी ग्रेड के जो प्यून हैं और ये लोग हैं उनका कंडीशन देखिए, वहीं पे आपके अपने यहाँ अपने टीचरों का कंडीशन देखिए, क्योंकि टीचर्स ए ग्रेड में आते हैं। तो ये है वो, हम सैलरी को देखने के बाद, ग्रेड को देखने के बाद हम ये कहने में हम हेजिटेट नहीं करते कि नहीं ये जॉब, दिस जॉब इज बेटर। एंड और आप देखते हैं कोई जो फॉर्म है, जो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, ही दैट ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कास्ट एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड देयर प्रॉफिट। कोई भी जो फॉर्म होगी वो क्या चाहे, हाउ टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, हाउ टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो वो कैसे हो पाएगा? यदि वो अपनी कास्ट को कंट्रोल करे, देन इट इज पॉसिबल।
Therefore, one of the main function of the statistic is to provide information which will helpful on making decision. Further, we can say that statistics provide the type of information by providing a description of the present, a profile of the past, and an estimate of the future. ये है. This is the beauty of the statistics. This is the beauty of the statistics. कि हम क्या हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी एस्टिमेट करने में. जैसे हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम जब जाएंगे तो ये देखते हैं कि इसमें कितने कौन पहले लोग इन्वॉल्व, उनकी क्या कंडीशन, वेदर दे आर गेनिंग प्रॉफिट और नॉट. प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो हमारा एस्टिमेट क्या होगा, इन 5 years हाउ मच आई विल गेन द प्रॉफिट and how I will recover the cost as early as possible. So therefore the following are the some objective of collecting statistical information. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, to describe the method collecting primary statistical information, to consider the status involved in carrying out a survey, to analyze the process involved in observation and interpretation, to define and describe the sampling. मेन देखिए ये चीजें आ रही हैं. To analyze the basics of the sampling, to describe the variety of sampling method. जैसे हम कहते हैं कि उसमें मतलब 2 सैम्पलिंग, कोटा नॉन कोटा. नॉन कोटा में हम जैसे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रैटिफाइड है. देयर आर सो मेनी मेथड्स, आप लोग को बताया जाएगा बाद के दिन. ठीक है, तो having above information, statistical investigation is a comprehensive and it requires systematic collection of data about the some group of the people or the object, describing and organizing the data, analyzing the data with the help of the different statistical method. जैसे हमें और आपको जो पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, मीन है, मीडियन है, मोड है, फिर कर्टिसिस है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन है. ठीक है, ठीक है. एंड समराइजिंग द एनालिसिस एंड यूजिंग दीज रिजल्ट फॉर मेकिंग जजमेंट, डिसीजन एज वेल एज द प्रेडिक्शन. एंड द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल जजमेंट इज मोस्ट क्रूशियल and it depends heavily on how well the data was collected, the information was collected in the first place. यदि इंफॉर्मेशन हम कल हम लोग देख रहे थे कि 3rd 5-year प्लान में यही बात, जितने भी जो पॉलिसी मेकर थे वो ये बात कर रहे हैं, if data is not accurate, if the information is not accurate, तो उससे क्या होगा, हम जो भी प्लान और पॉलिसी बनाएंगे वो क्या होगा, वो भ्रामक ही होगा. पब्लिक को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि हम चाह रहे हैं. तो फर्स्टली वो डिपेंड करता है कि हाउ ऑनेस्टली वी कलेक्टेड द डेटा, कितने ईमानदारी से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ डेटा विल ग्रेटली अफेक्ट द कंडीशन and hence at most important as well as must be given to this particular process, and every possible precaution should be taken to ensure the accuracy during the collecting the data. ठीक है, अब नेचर ऑफ डेटा को, अब डेटा के भी नेचर होते हैं. ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो it may be noted that different types of data can be collected from the different purpose, and data can be collected in connection with the time के रिस्पेक्ट में डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे किए जाते हैं, एंड इन कनेक्शन विद द टाइम एज वेल एज द लोकेशन. तो इसके बिना पे जो डेटा हैं वो 3 टाइप्स के हैं: टाइम सीरीज डेटा, स्पेशियल डेटा and spatio and temporal data.
जैसे हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा, तो क्या है टाइम सीरीज डेटा इज व्हाट? टाइम सीरीज डेटा इज नथिंग, इट इज a collection of a set of numerical value collected over a period of time, and data might have been collected either at a regular interval of time or irregular interval of time. वो हमको क्या है मेंशन करना है, whether I have collected regularly or interval based. ये है फॉर एग्जांपल, ये है द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ डेटा फॉर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर द 4 ईयर. इसी जो कोई जो फैमिली है उसका एक्सपेंडिचर फूड, एजुकेशन, अदर्स और टोटल को लेके ईयर वाइज कितना है ये देख रहे हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज. दिस इज दी, ये क्या है ईयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली ईयर इट हैज बीन चेंजिंग. स्पेशल डेटा, if the data collected is connected with that of a place, then it is termed as a spatial data. For example, the population of the southern state of India in 1991. ये है साउदर्न स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी. तो उसमें क्या है पॉपुलेशन के डेटा हम किसके बिना पे ले रहे हैं, किसके बिना पे ले रहे हैं, प्लेस के बिना पे. जब प्लेस इन्वॉल्व है देन हम कह रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं स्पेशियल डेटा. एंड सोशियो टेम्पोरल डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो टेम्पोरल? If the data collected is connected to the time as well as the place. आप लोग कनेक्टेड हैं ना? Yes, sir. यस सर. आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है. स्पेशियो टेम्पोरल डेटा हम कह रहे हैं इफ द डेटा कलेक्टेड इज कनेक्टेड टू द टाइम एज वेल एज द प्लेस, देन इट इज कॉल्ड एज द स्पेशियो टेम्पोरल डेटा. फॉर एग्जांपल इसमें टाइम भी है और क्या है Place. प्लेस भी. टाइम भी है और प्लेस भी. ठीक. तो दीज आर द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेटा. ठीक, टाइम सीरीज डेटा हम कर रहे हैं, देन स्पेशियल डेटा कर रहे हैं, देन हम सोशियो स्पेशियो टेम्पोरल डेटा. ठीक, कैटेगरी ऑफ डेटा हर कोई जान रहा है, समझ रहा है. एनी हिस्टोरिकल डेटा कैन बी क्लासिफाई अंडर 2 कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ द यूटिलाइजेशन. पहला है प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या कहता है कहा जाए सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी, नाम से ही मतलब नॉमेनक्लेचर को देखें तो कुछ बातें तो भाई नॉमेनक्लेचर से ही हमको क्लियर हो जाता है, कुछ बातें नॉमेनक्लेचर से ही क्लियर. ठीक. प्राइमरी डेटा इज व्हाट? प्राइमरी डेटा इज वन which is collected by the investigator himself for the purpose of a specific inquiry or study. Such data is original in character and is generated by survey conducted by the individual or the research institution or the any organization, any research scholar. जब हम फर्स्ट हैंड हम फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा हो, चाहे इंडिविजुअली हम जाके सर्वे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा क्या कहलाता है? वो डेटा प्राइमरी डेटा का. अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इफ अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू नो द इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, मान ली कोई स्कीम है, ठीक है, नून मील स्कीम या हम कहें कि मिड डे मील स्कीम
फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। तो क्या करेगा, ही हैज टू अंडरटेक ए सर्वे एंड कलेक्ट द डेटा ऑन द ओपिनियन ऑफ द पेरेंट एंड चिल्ड्रन बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक, सच अ डेटा कलेक्टेड फॉर द पर्पस इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड, तो these are the method. There are 5 methods to collect the primary data: direct personal interview, indirect oral interview, information from the correspondent, mail questionnaire method, schedule sent through the enumerator। ठीक है। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि द पर्सन फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन आर कलेक्टर आर नोन एज इंफॉर्मेंट। जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, सूचना के वाहक, इंफॉर्मेंट कहेंगे। इनफॉर्मेट। हाँ, सूचना वाहक। एंड द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट देम एंड आस्क क्वेश्चन टू गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड इट इज द सुटेबल मेथड फॉर इंटेंसिव रादर देन extensive field survey. It suits best for intensive study of the limited field. जैसे हम लोग अक्सर रिसर्च स्टूडेंट को हम लोग फील्ड में भेजते हैं, हम लोग ये सब मेथड जल्दी हम लोग एडॉप्ट नहीं करते। ये सब हम लोग उनको डायरेक्टली क्या है, फील्ड में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको वो जो इंफॉर्मेशन देंगे वो ऑलमोस्ट करेक्ट है। जब हम इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू करते हैं या इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट करते हैं, मेल क्वेश्चनर कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो अपने मतलब अपने हिसाब से वो चीज़ों को आंसर करता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करते हैं तो उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिटेड मोर। लेकिन देयर आर अदर मेथड, वो हमको भी जानना चाहिए। कभी कभी होता है जैसे कि अभी एक स्टडी एक रिसर्चर ने किया टेलीविज़न के इम्पैक्ट को लेके, तो उसमें और सारे फैमिली मेंबर्स को लेके करना था। तो जब रिसर्च स्कॉलर बार बार विजिट करता था, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख रहे थे टेलीविज़न के, स्पेशली जो टेलीविज़न के वर्जन को लेके, ठीक है। तो वो जब बार बार विजिट कर रहे हैं तो हो क्या रहा था कि कुछ मेंबर हैं, कुछ नहीं है, कुछ मतलब जॉब में हैं, ऐसे तैसे। तो क्या किए, उन्होंने क्वेश्चनर सौंप दिया कि कल हम आएंगे, आप इसको फिलअप कर। क्यों? क्योंकि उनको वो टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि नहीं, आप शेड्यूल दे दीजिए, वो भर के आपको दे। लेकिन वही है कि जब आप उसमें प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को बाद में हम लोग मतलब कंट्रोल किया जाता है, वो अलग एक एस्पेक्ट है रिसर्च का, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट विटनेस आर द नेबर आर द फ्रेंड आर द सम अदर थर्ड पार्टी who are capable of supplying the necessary information, and this method is preferred if the required information is on addiction or the cause of fire or the theft or the murder। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन हम कब लेते हैं, जैसे किसी का मर्डर होता है तो हम जिसका मर्डर हुआ उससे तो भाई हम इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, किसी थर्ड पार्टी से ही लेना पड़ेगा। कहीं अभी देखिए गर्मी का टाइम चल रहा है, बहुत जगह फायर की आप केसेस देखें, तो जब फायर होता है तो हम क्या थर्ड पार्टी से ही देखते हैं। किसी को किसी चीज़ से एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल सिगरेट, तो क्या है वो डायरेक्टली नहीं बताएगा कि हमको क्यों एडिक्शन, उसका फ्रेंड बताएगा, उसके काफ़ी जो क्लोज होंगे वो बताएगा। इन सब केसेस में, इन सब इशूज़ में
क्या है कि हम थर्ड पार्टी से करते हैं और उसमें हम इनडायरेक्ट, इसीलिए इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू इस केस में क्या है, मोर एंड मोर बेनिफिटेड. एंड इफ ए फायर हैज ब्रोकन आउट in a certain place, then the person living in the neighborhood and witnesses are likely to give information on the causes of fire. ठीक है? In some cases, police interrogated third parties who are supposed to have the knowledge of a theft or the murder and get some clues. Inquiry committees appointed by the government generally adopt this method and get people's view on and all possible details of the fact related to the inquiry. Government भी इसी तरह का करती है. And this method is suitable whenever direct source do not exist. हमने कहा ना कि do not exist. जैसे टेलीविजन के केस में क्या हो रहा था कि जो इंफॉर्मेंट है वो अवेलेबल नहीं, तो क्या करते हैं, ठीक है, or cannot be relied upon or would be unwilling to part with the information. Therefore, the validity of the result depend upon few factors. इसकी जो वैलिडिटी होगी इंफॉर्मेशन की, such as the nature of the person whose evidence is being recorded. पहला तो ये, the ability of the interviewer to draw out information from the third party. ठीक, अभी आप एज ए जनरल मैन कोई चीज इंक्वायर करने जाएंगे तो लोग नहीं कोई बताएंगे, लेकिन कभी कभी होता है जैसे पुलिसमैन गया तो हमारे डर के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो डर के ही क्या है वो बता देते हैं कि नहीं हो सकता है कि भाई यदि हम न बताएं तो ये हमको ले चलेंगे पुलिस स्टेशन, तो दिक्कत है पहले ही बताओ. तो ये है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन ड्रा करें, वो इंटरव्यूअर के प्रूडेंसी पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. एंड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मेथड वन पर्सन और द वन ग्रुप अलोन शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन. ठीक है. थर्ड जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट से द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल एजेंट और द करस्पॉन्डेंट इन डायरेक्ट प्लेसेस एंड compile the information sent by them and information to the newspaper and some department of the government come by this method. अब देखते हैं जैसे मान लीजिए हम कुछ डिपार्टमेंट में एक्टिविटी कराएं और हम चाह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में आए, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को हम वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है मेल करते हैं, साझा करते हैं, सेंड करते हैं. तब वो क्या करते हैं उनके पेज में, उनके मतलब न्यूज़पेपर के उस डे में यदि स्पेस है तो कहीं वो पब्लिश कर देते हैं, स्पेस नहीं है तो पब्लिश नहीं करते. ठीक है. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज चीप. इसमें हम कुछ खर्च नहीं कर रहे, ठीक, कोई खर्च नहीं. एंड अप्रोप्रिएट फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, but it may not ensure accurate result because the correspondent are likely to be negligent, prejudiced or biased. ठीक है. जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी कभी उनको जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए कुछ देते हैं और वो छाप कुछ और देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों का भी अपना क्या है कुछ मोटिव होता है. जैसे एज इट इज आपने मटेरियल सर्कुलेट किया है वो एज इट इज पब्लिश नहीं करेंगे, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको कुछ वो मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. देन वो पब्लिश करते हैं. ठीक है. एक बार मुझे याद है मैं एग्रीकल्चर पे कुछ बात बोला था तो वो प्रेस में गया तो वो उसको इतना चढ़ा बढ़ा के पब्लिश कर दिया कि जिसको हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने वो बात कही ही नहीं, लेकिन उसने पब्लिश कर दिया. तो कई जगह से हमको फोन आया कि भाई ये मतलब आपके आइडिया है, हमके नहीं भाई ऐसा नहीं, हमने तो जो मतलब स्पीच में बोला था, जो लेक्चर किया वो बात रियल में पब्लिश ही नहीं है. तो वहाँ पे क्या है
कि वो प्रेजुडिस हो सकते, वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के क्या है पब्लिश कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा जाए कि दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर इंफॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड पीरियडिकली फ्रॉम ए वाइड एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, जैसे हमने अंडर दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंट टू द ऑल द इंफॉर्मेंट बाय पोस्ट और बाय मेल एंड द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टेक्निकली कॉल्ड क्वेश्चनर। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड The list of question is technically called questionnaire। ये हमको याद रखना चाहिए, ये जानना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। And covering letter accompany the question explain the purpose of the investigator and the importance of correct information and the request of the informant to fill in the blank space provided and to return the form within specified time। अभी जैसे क्या है कि एक हम लोग को अभी एक आया कि गांधी पीस अवार्ड का एक सबको, सारे टीचर्स को, सारे फैकल्टीज को मेल, उसमें क्या है कि आपका क्या मतलब, आपका डिजिग्नेशन क्या है, एरिया ऑफ वर्क क्या है, आपके पब्लिकेशन कहाँ कहाँ हैं, और वो पब्लिकेशन किस फील्ड को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या है इस तरह के। और उसमें क्या टाइम डेडलाइन दे दिया गया है कि 15 अप्रैल तक आपको सबमिट करना। अब ये जब सबमिट हो जाएगा देन वाइस चांसलर द्वारा एंडोर्स होगा, देन फाइनल भेज दिया जाएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। MHRD स्पेशली जो कल्चरल मिनिस्ट्री है गांधी पीस अवार्ड देती है हर साल। तो ये है वही चीज, ये जो मेल क्वेश्चनर है इसी टाइप का। एंड दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट इन दोज केसेस वेयर द इंफॉर्मेंट आर लिटरेट एंड आर स्प्रेड ओवर ए वाइड। ये मेथड कहाँ पे लाइबल होता है, कहाँ पे यूजफुल होगा, जहाँ पे कि लोग पढ़े लिखे हों। जैसे अभी हमने कहा कि गांधीयन पीस अवार्ड की बात हो रही है, तो अब उसके जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चनर है सब इंग्लिश में है, तो भाई वो टीचर ही उसको कोप अप कर पाएंगे, एक इलिटरेट मैन तो उसको कोप अप कर नहीं पाएगा, ठीक है। शेड्यूल सेंड थ्रू द इनुमरेटर्स। Under this method, enumerator or the interviewer take the schedule, meet the informant and filling their reply। ये जो क्या होते हैं, इस तरह के शेड्यूल होते हैं, वो लगभग यस या नो टाइप, ठीक है। तो हम क्या है, एक पर्सन को भेज दिए तो वो चल, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट में एक प्रोविजन है रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। तो अब हम रिसर्च असिस्टेंट को फील्ड में भेजेंगे, वो जाएगा, इंफॉर्मेंट जो हैं, जो सूचना वाहक हैं, वो यस या नो में बस जवाब दें, ठीक है। तो इस टाइप का जब होता है इसमें ये है। एंड द शेड्यूल इज फिल्ड बाय द इंटरव्यूअर। वो बार बार क्या है पूछेंगे वही भरेंगे, सामने वाला नहीं भरेगा। इन ए फेस टू फेस सिचुएशन विद द इंफॉर्मेंट, सामने वाले से वो पूछ के वो भरते हैं, उनसे नहीं भरवाया है। एंड द क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय द इंफॉर्मेंट which he received and returned by post. It is suitable for extensive survey। जैसे हम एक सर्वे अभी कंडक्ट करने वाले हैं, तो अभी हम पायलट सर्वे किए थे, अब हम एक्सटेंसिव सर्वे के लिए जाएंगे, ठीक। तो ये है, these are the method by which we have been collecting the primary data। अब what do you mean by secondary data? What do you mean by secondary data? Secondary data are those data which have been already collected and analyzed by some earlier agency for its own use, and later the same data are used
by different agents. ठीक है? According to W.A. Niswanger, a primary source is a publication in which the data are published by the same authority, which gathered and analyzed them. And secondary source is a publication reporting the data which have been gathered by other authority and for which others are responsible. अब जैसे आप देखते हैं सेकेंडरी डेटा, जैसे आप आरबीआई विजिट करिए, आरबीआई की साइट, तो वहां पे आपके मतलब पूरे इंडियन इकोनॉमी से सारे डेटा क्या होंगे, आपको ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। आपको क्या करना है, उसको बस डाउनलोड करना है और आप देखने भर से ये बता देंगे कि व्हाट इज द कंडीशन। यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस डेटा को देखने से ही हम ये बता देते हैं कि नहीं व्हाट इज द कंडीशन। तो ये है वो सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी एक बार कलेक्टेड हो गए हैं, उसको बस कंपाइल करके अपलोड कर दें। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द स्टडी द इन्वेस्टिगेटर फाइंड इट impracticable to collect first-hand information on all the related issues, and as such he makes use of the data collected by others. There is a vast amount of published information from which statistical studies may be made, and fresh statistics are constantly in a state of production. The sources of the secondary data can be broadly classified into two heads. पहला published source, दूसरा unpublished. पब्लिश सोर्स में है, आप देखिए वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिश डेटा लाइक क्लिनिकल एंड अदर पर्सनल रिकॉर्ड, डेथ सर्टिफिकेट, पब्लिश मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, सेंसस पब्लिकेशन एक्सेट्रा। ऑफिशियल पब्लिकेशन लाइक CSO, पब्लिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अदर मिनिस्ट्री, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, इंटरनेशनल पब्लिकेशन लाइक पब्लिकेशन बाय WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, record of the hospital or any health institution. These are the source of the secondary data. These are the source of the secondary data. For example, हमने RBI की बात किया, तो CSO के ही डेटा RBI क्या है अपने साइट पे अपलोड करता है, CSO का ही डेटा अपलोड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, मेरी खुद का जो स्टडी थी, PhD का जो टॉपिक था, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एंड हेल्थ या मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्टिकुलरली ऑन बीमारू स्टेट को लेके हम वर्कआउट किए। तो क्या है, अब मेडिकल और हेल्थ के डेटा को हमने RBI की साइट से लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा को लिया। हाँ, ये सही है कि डेटा के नेचर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बेस ईयर चेंज होते रहते हैं, तो हम GDP को कैसे, GDP के डेटा को कैसे कंसाइज करें, कैसे उसमें सिमिलरिटी लाएं। ठीक है, तो क्या उसके फार्मूले हैं, कैसे जब बेस रेट चेंज हो रहा है, नेक्स्ट बेस ईयर आ रहा है, तो कैसे हम डेटा में क्या कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बेस ईयर चेंज होता है तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी के जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो बढ़ी हुई है। जैसे याद करिए 2014-15 में जैसे ही वो हुआ, तो उसके पहले क्या था, GDP थोड़ा स्लगिश हो रही है, GDP ग्रोथ, लेकिन 15-16 शायद किया गया। तो क्या है, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने देखा कि GDP का जो मतलब वैल्यू था वो बढ़ा हुआ, बिकॉज क्योंकि यदि हम किसी नए कॉइन से किसी क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो उसमें चमक, एक एग्जांपल जो क्वालिटेटिव एग्जांपल दिए जाते हैं कि यदि हम किसी को नए कॉइन से कंपेयर करें किसी क्वांटिटी को, तो उसकी जो क्या होगी, शाइनिंग अधिक होगी, बजाय कि जब हम किसी पुराने से। इसीलिए क्या होता है कि बेस ईयर चेंज होता है। बेस ईयर चेंज एक नाम है कि 5 इयर्स में हम अपना बेस ईयर चेंज करते रहते हैं GDP के कैलकुलेशन। ठीक है,
तो ये है अब अनपब्लिश सोर्स में कि all statistical material is not available published form. There are various sources of unpublished data such as record maintained by the various government and private offices, studies made by the research institution, scholar. ठीक है, क्या है जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अपने ही थीसिस पे पब्लिश नहीं किए, इट इज अनपब्लिश, ठीक है। तो क्या है ये भी, लेकिन हमारी जो थीसिस, हम अब थीसिस सेक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ है एज ए रिकॉर्ड, तो वो भी क्या है अनपब्लिश है, पब्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है एक सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक। प्रिकॉशन ये है कि सेकेंडरी डेटा के यूज में प्रिकॉशन बहुत लेने की ज़रूरत होती है। यदि इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे देयर विल बी प्रॉब्लम, ठीक है। तो नाउ आई विल समराइज हियर। यदि कल टाइम मिलता है तो इस यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें कहीं कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, यू कैन इंटरेक्ट, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही मिनिमम लेवल से प्रेजेंट करने का प्रयास किया विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल। हाँ So can you please share this PDF file? yes, I will share after the end of the class, ठीक है, I will